25 कारण बिहार का मन में हमसे जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कीजिए। हमारी टीम जल्द ही आपसे संपर्क करेगी। नमस्कार मित्रों, 25 कारण बिहार का मन में मैं अतुल गंगवार आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वार प्रतिवार आपस में चलने लगे हैं। लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। नेता अपने अपने मतों को, अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। तो क्या रहेंगे इस बार के चुनाव के मुद्दे? क्या जनता किन मुद्दों पर अपना नेता चुनेगी? क्या नीतीश एक बार फिर वापस आएंगे या लोग तेजस्वी लालू में विश्वास दिखाएंगे, या फिर बिहार एक बार परिवर्तन की ओर बढ़ेगा और प्रशांत किशोर का जादू चलेगा? इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन। रंजन अभी बिल्कुल जमीनी तौर पर अभी बिहार लंबा समय लगा कर आए हैं। तो रंजन, आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जो नेता सेट करेंगे वो, या जनता ने कुछ तय कर रखा है कि ये चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार? बिहार में जनता ने तय कर रखा है क्या करना है सो, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की एक सरकार है जो लंबे टाइम से चल रही है। बिहार की जनता बोल रही है कि जो नीतीश जी का जो पहली सरकार थी, जब वो पहली बार सीएम बने थे, उस समय बिहार में बहुत काम हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार भी उसी में आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए, फिर उसका काम हुआ नहीं उतना। तो वो है मामला एक है। दूसरा ये है कि इस बार जो है सो गठबंधन का रूपरेखा अलग है। पिछली बार चिराग पासवान अलग थे, पप्पू यादव अलग थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग थे, एमआईएम अलग थी। तो ये सब अलग लड़े थे। तो पिछली बार ना कई गठबंधन थे। एक एनडीए था, एक महागठबंधन था, एक एलजेपी भी था, एक पप्पू यादव की पार्टी भी थी। तो ये सब लड़े थे। इस बार थोड़ा अंतर है। मुकेश सहनी पिछली बार थे एनडीए के साथ में, इस बार कहाँ है पता नहीं। है तो अभी महागठबंधन के साथ में, नहीं कहाँ है पता नहीं। तो थोड़ा गठबंधन बदलेगा। लेकिन मैं बिहार में 22 दिन के बाद बिहार घूमकर अभी दिल्ली लौटा हूँ 30 जून को सो, और एक हम सर्वे वहां पे किए हैं बिहार में। उसमें उस सर्वे में 3 तरीके सर्वे है। एक सर्वे तो जनरल है, जो सर्वे सब लोग करते हैं। एक सर्वे है जो मैंने सिर्फ दलितों में किया है। एक सर्वे हमने किया मुसलमानों के बीच में। तो 3 सर्वे हमने किया है। ये 50 विधानसभा को हमने कवर किया। उसके हिसाब से हमने ऐसे मापा था कि 40 लोकसभा है तो 20 लोकसभा हम करेंगे, और 20 लोकसभा में हमने सीटों को तय किया। फिर हमने कुछ दलितों का सीट जोड़ा, थोड़ा मुसलमानों को जोड़ा। तो मैंने इस तरह से 50 सीट पे हमने सर्वे किया है। उसका रिजल्ट हमने 7 तारीख को पब्लिक में करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन उस सर्वे जो हमने किया है उसमें सर्वे का तो रिजल्ट हमको आएगा तो मालूम चलेगा। जो हम लोग घूमे बिहार में 22 दिन तक, वो समझ में आया कि आज के डेट में बिहार में अगर कोई घूम रहा है तो वो प्रशांत किशोर है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि कोयली वोट जो है ना, कोयली डिप्टी सीएम है बीजेपी की, उपेंद्र कुशवाहा भी कोयली है। लेकिन 2024 के चुनाव में कोयली वोट नहीं मिलने के कारण एनडीए जो है बहुत सारी सीटें हारी। उसमें काराकट भी है जहां उपेंद्र कुशवाहा थे, पवन सिंह वहां पे जो भोजपुरी सिंगर लड़ गए थे, और उनका एक दावा था कि वो राजपूत हैं, और राजपूत वहां बड़ा लंबा चला, पवन सिंह राजपूत। उस कारण से आरा हार गए। आरके सिंह राजपूत थे, बीजेपी से हार गए। औरंगाबाद सुशील सिंह थे, वो भी राजपूत थे, हार गए। तो ये बक्सर हार गए आप, जो पूरा शहरी क्षेत्र है वो आप हार गए। तो कोयली वोट के कारण बीजेपी ने चुनाव 2024 का हारा है। अब बीजेपी लगी हुई है कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें कोयली वोट को कैसे नापा जाए।
तो इसमें बीजेपी भी लगी है। आप देखे होंगे 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने रेणु कुशवाहा को ज्वाइन करवाया, उनके पति को ज्वाइन करवाया। तो ये कुशवाहा वोट जो है कुर्मी का 2 गुना है, तो ये लगे हुए उसमें, और कुशवाहा वोट बड़ा है। एक बात मैं बता रहा हूं, हम बिहार के ही रहने वाले हैं, मैं मधुबनी, मेरा विधानसभा भी है, लोकसभा भी है। बिहार में अपर जाति का ना कोई एक वर्ग नहीं है। बिहार में भूमिहार अलग वोटिंग करता है, राजपूत अलग करता है, भूमिहार अलग करता है, और जो कैस्ट होते हैं वो मतलब थोड़ा सत्ता के साथ होते हैं, बीजेपी के साथ में। सेम स्थिति है ओबीसी की। यादव जाति जो है लालटेन के साथ में है, कुर्मी है उनके साथ में, गैर यादव जो है उनका वोटिंग पैटर्न अलग है। सेम स्थिति है आपको दलितों का। पासवान जातियों का जो हमने अभी सर्वे जो हमारा आ रहा है उसको मैंने चेक जो किया है, पासवान है चिराग पासवान के साथ में, उनके चाचा के साथ नहीं है। जो भुइयां और मुसर है वो है मांझी के साथ में। लेकिन एक है कि चमार जाति जो है, ठीक है, ये बिहार में लोग आराम से अपने मोटरसाइकिल में चमार लिख के घूम रहे हैं। सुनो, ये जाति का नाम लिखने पे अब पे केस हो जाएगा, लेकिन बिहार में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं मुझे बोलने में। जो चमार जाति हैं, और उनके ही जाति के राजेश राम जो हैं अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कुटुंबा से वो विधायक हैं। सब दिक्कत यह है कि राजेश कुमार जो है ना, अपना नाम लिखते हैं राजेश कुमार, राम नहीं लिखते हैं। हमारे सर्वे में ये आया कि बिहार में मालूम ही नहीं है कि ये जो राजेश कुमार हैं ये चमार जाति के हैं। कांग्रेस का नुकसान ये है, इनके अध्यक्ष की जाति का इनको पता ही नहीं। जी 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 जी। लेकिन जो चमार जाति है, खासकर सासाराम इलाके में जाइएगा, जहां जगजीवन राम जहां होते थे, ये वोटिंग वहां पे कांग्रेस के साथ में है। तो कांग्रेस ने जानबूझ के राजेश राम को बनाया है। उनके पिताजी भी बड़े नेता रहे राजेश राम के बिहार में। लेकिन जी जो चमार जाति को लेकर चल रहे हैं कांग्रेस, वो उतनी व्यवस्था नहीं कर पाए जो इनको वोट दिला पाए। तो जी दलितों में जो मेरे पास जो सर्वे का रिपोर्ट है, उसमें कोई बहुत ज्यादा गठबंधन को फायदा नहीं है। चिराग पासवान के साथ में सारे दुसाध हैं, दुसाध बहुत एग्रेसिव वोटिंग करते हैं, वहां पे हैं। मुसलमानों की जहां तक बात है, मुसलमान का वोट जो है वो जेडीयू में और कम होगा, वो जाएगा महागठबंधन के पास में। सीमांचल में ओवैसी का रोल इस बार कम होगा। जी जी। तो इतनी बातें हैं, और अब रवि सर से बात कीजिए, मैं आगे बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। रवि जी, एक जातीय समीकरण जिस तरीके से सदते हैं बिहार के, रंजन ने उस पर तो चर्चा की है, उस पर बात की है, लेकिन मैं बात कर रहा था मुद्दे क्या रहेंगे। मुद्दे, अभी तेजस्वी ने एक रैली की है जिसके अंदर वक्फ का उन्होंने एक पूरा मुद्दा उठाया है ना। अलग अलग पार्टियां रही हैं। प्रशांत किशोर ने जो महाराष्ट्र के अंदर जो उत्तर भारतीयों पर हिंदी बोलने और मराठी ना बोलने पर जो हो रहा है, उसके लिए कटघरे में सरकार को खड़ा करने की कोशिश की है, डबल इंजन की सरकार बोलकर। एक मुद्दा ये भी खड़ा किया जा रहा है कि अगर एक बार फिर से लालू तेजस्वी वापस आए तो वो एक पुराना जंगल राज जो है, मैं अभी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, वो पुरानी जो स्टोरीज हैं जंगल राज की, वो कहीं ना कहीं से फ्लोट होकर आनी शुरू हो गई हैं, और कहीं ना कहीं लोग उसको बता रहे, दिखा रहे। तो मुद्दे क्या रहेंगे? जातीय समीकरण तो है बिहार में, एक बात तो तय है कि बिना जातीय समीकरण साधे कुछ नहीं होगा, लेकिन मुद्दे क्या रह सकते हैं, ये इस पर थोड़ा आप बताएं रवि जी। देखिए अतुल जी, जमीनी स्तर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जमीन पर इस समय प्रशांत किशोर ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी और महागठबंधन के जो दलों ने बाकायदा अब सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। आज बीजेपी की एक मीटिंग हुई है बिहार में, उसमें रणनीति पर चर्चा हुई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बिहार में, जो अभी आज की स्थिति में दिखाई दे रहा है, वो है युवाओं के पलायन का, या रोजगार के लिए बिहार से लोगों के पलायन का। इसको बहुत जोर शोर से हवा दी जा रही है, और हकीकत भी है कि बिहार में क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, आज भी बिहार कृषि आधारित प्रदेश है। तो दूसरे प्रदेशों में
बिहार के लोगों का रोज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जी जो आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया पर अभी से जंगल राज, आप याद करिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुपौल में रैली थी, वहां भी प्रधानमंत्री जी ने जंगल राज का काफी जिक्र किया, लालटेन और पंजे पर काफी आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ सुपौल की रैली में बहुत सारे युवा बैठे हैं, उन्होंने जंगल राज की असली तस्वीर नहीं देखी होगी। तो इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर या एनडीए अपनी कैंपेनिंग में वो जो युवा हैं जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, जी या जो जंगल राज का दौर तथाकथित तौर पर खत्म होने के बाद जिनमें सियासी चेतना जगी है, जो वोटर बने हैं, उनको वो तस्वीर दिखाने की एनडीए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करेगा, जो आप बता रहे हैं कि दिखने भी लगा है सोशल मीडिया पर। जी दूसरा जी जो बड़ा मुद्दा है उसको नीतीश सरकार ने अभी से साधने की प्रयास किए हैं। जो मैच्योर्ड वोटर है और कमजोर गरीब वोटर है, आपको याद होगा अभी 3-4 दिन पहले ही नीतीश गवर्नमेंट ने उनकी जो समाज कल्याण पेंशन है वो करीब करीब 3 गुनी कर दी है। 400 रुपए से 500 रुपए तक मिलता था और वो 1100-1200 रुपए उसको एक झटके में कर दिया गया है। तो वे ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। दूसरी चीज ये है कि बिहार में महिला वोटर 2010 के चुनाव के बाद से ये साफ साफ ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि वो घर के जो पुरुष हैं उनके कहने पर वोट नहीं डाल रही हैं और पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाल रही हैं। लिहाजा महिला सशक्तिकरण पर नीतीश सरकार काफी फोकस करने वाली है। 2 करोड़ महिला जो वोटर हैं उनमें से 2 करोड़ जीविका दीदी हैं, आप अंदाजा लगाइए। करीब करीब 4 करोड़ महिला वोटर हैं, थोड़ी सी कम है, उनमें से 2 करोड़ जीविका दीदी हैं। और ये जीविका दीदी कौन है? जो ग्रामीण और पिछड़े गरीब इलाकों में जो काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण, पलायन, शिक्षा में बुनियादी सुधार, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वास्थ्य सुविधाओं का मसला। क्योंकि कोविड के दौर में 20 में जब चुनाव हुए, कोविड की प्रतीक्षाया में हुए, उसके बाद पूरे देश ने देखा कि बिहार में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनकी क्या बदहाल स्थिति है। तो करीब करीब हर वर्ग उस समय कोविड, हर परिवार कोविड से प्रभावित था। तो क्या पोस्ट कोविड स्वास्थ्य की सुविधाओं में कुछ वहां सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब मुझे लगता है कि रंजन, रवि जी जिस तरीके से कह रहे हैं, तो लेकिन अगर मुद्दे मैं और जोड़ना चाहता हूँ अतुल जी, बिहार में मुद्दे जो भी होंगे वो कमोबेश पूरे देश के मुद्दे ही होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को ले लें, आपने जो प्रश्न उठाया था कि वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल, नए वक्फ कानून को लेकर के जो ध्रुवीकरण का प्रयास है, तो मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहरा दूं कि पसमानदा और गरीब मुसलमान ये जरूरी नहीं है कि ध्रुवीकृत हो जाए। हो सकता है कि ये वोट एनडीए को कुछ ज्यादा ट्रेडिशनली जो मिलता रहा है उससे कुछ ज्यादा इस बार मिले। जी बिल्कुल। और रंजन जी, रवि जी ने जिस तरीके से बात की है और बात रखी है, अगर मेरा मानना है कि बिहार के लिए बड़ी अच्छी बात है अगर मुद्दे यही होते हैं तो, क्योंकि ये मुद्दे आम जनता के सरोकार के हैं, पलायन की है, रोजगार की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, एक बात बड़ी तेजी से उठाई जा रही है, वो है जो वोटर लिस्ट है उसका जो एक पुनर्निरीक्षण करा जा रहा है और वो सारी चीजें की जा रही है। और अभी कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है कि भाई जो व्यक्ति जहां रहता है वही वोटर हो सकता है, वही का वोटर उसको होना चाहिए। ये, और विपक्ष ने इस पर फिर करा कि इसमें धांधली हो रही है, लोगों के वोट काट दिए जाएंगे, उनके वोट काट दिए जाएंगे, इस तरह की चीजें होंगी। तो क्या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर वोटर लिस्ट अगर एक बार फिर से जांच के दायरे में आती है? और अच्छा, मैं आपको एक बहुत ईमानदारी से बात करता हूं। बिहार में क्या है ना कि जमीन जो है, जमीन का वो हो रहा है, डिजिटल हो रहा है जमीन, ठीक है ना। जो जमीन लोगों के पास था वहां पे, जमीन का तो वो, हाँ, रिकॉर्ड था नहीं लोगों के पास में, 20-20 साल से लोग किए नहीं। मैं बता रहा हूँ कि मैं रहता हूँ दिल्ली में, और हमने भी अपने घर में बात की कि मेरी जमीन का वो काम करना है। तो मालूम चला मुझे कि मेरा जो है जो रिकॉर्ड होता है गांव में है। तो अब मैंने पूछा कि गांव में रिकॉर्ड में क्या क्या है,
तो मालूम चला कि मेरे गांव में जो राशन कार्ड है उसमें मेरा नाम है। अब मैं तो बीपीएल में आता नहीं हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, मैं हूँ नहीं, लेकिन मेरा नाम वहां पे है। मेरे पिताजी का 2 साल पहले देहांत हुआ, तो मेरे गांव से मांगा गया कि आप इनका नाम दे दिए, तो मैंने उनको डेथ सर्टिफिकेट दिया, तो नाम कट गया। तो मैंने बोला कि मेरा नाम कैसे कटेगा, मैं तो जिंदा हूँ, मेरा नाम कैसे कटेगा? सो तो स्थिति ये है कि गांव में लोग जो कई सारी सुविधाएं होती हैं उसको लेकर जो लोग शहर में भी चले गए हैं उनके नाम को लेकर गांव में रखे रहते हैं। इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है, जो बोला जा रहा है कि इसमें करेंगे, तो मेरा इलेक्शन कमीशन मेरे गांव में नाम नहीं है, लेकिन वहां पे मेरा आधार कार्ड में नाम है। सॉरी, आधार कार्ड नहीं, वो जो सामान मिलते हैं जो, उसमें नाम मेरा है। राशन वो नाम में राशन कार्ड में नाम मेरा है, आधार कार्ड में नहीं है। राशन कार्ड में मेरा नाम है। तो आप ये बताइए कि राशन कार्ड में मेरा वहां नाम है और राशन कार्ड में कहीं और नाम तो है नहीं, क्योंकि मेरा तो दिल्ली में कोई उसमें नाम नहीं है। तो सरकार को ये देखना है कि जिनका राशन कार्ड में नाम है या जो लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि अभी जो जातीय जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना नहीं थी, वो सामाजिक जनगणना थी, तो मैंने अपने गांव में फोन किया, तो मैंने बोला कि आपके यहाँ कोई आया था? तो बोले मास्टर साहब आए थे। हमने अपने क्या बताया? तो हमने बोला कि उन्होंने बताया मेरे चाचा ने कि मैंने बताया कि मेरा भतीजा है, वो यही रहता है। अब ये बताइए कि मैं जिस जाति से हूँ उसकी जनगणना जो है, हम मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी माँ है, पिताजी है नहीं, 5 लोगों की एक जनगणना मेरे गांव में हो गई। तो मैं बिहार की जनगणना में, अपनी जाति में मेरी जनगणना वहां हो चुकी है। अब सर ये बताइए कि अगर जनगणना मेरी बिहार में हो गई है, कल को दिल्ली में होगी, तो दिल्ली में बताऊंगा मैं यहाँ रहता हूँ, तो मैं तो 2 बार जनगणना हो गई। तो मुझे लगता है कि ये जो तरीका गवर्नमेंट ने बनाया है, ये होना चाहिए कि एक तो होना चाहिए ना कि रवि पराशर कौन है, अतुल गंगवार कौन है, रंजन कुमार कौन है, कहीं एक जगह हो ना, इनकी एक पहचान तो हो, राष्ट्रीय पहचान तो हो। मेरा गांव में ही पहचान है, मेरा दिल्ली में पहचान है, और मेरे गांव में तो बता दिया कि मैंने अपना नाम बता दिया, तो मेरी जनगणना है वहां पे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरी जाति की जो जनगणना बताई गई कि 3.75% है, मुझे शक है कि इसमें 1% घटा दी। इतनी जनसंख्या तो मेरी जाति की है ही नहीं वहां पे। लेकिन जो भी दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं सबकी जनगणना बिहार में हो गई। तो ये बड़ा, राहुल गांधी ने बोला ना कि ये बड़ा जनगणना नहीं है, ये मजाक है। मैं भी बोल रहा हूँ राहुल गांधी, हाँ ये मजाक है, मजाक ही हुआ है। पर ये मजाक तो राहुल गांधी एंड कंपनी ने किया है वहां पर। हाँ, ये जनगणना कराई भी उन्होंने ही है ना, तो मजाक तो बिल्कुल उन्होंने किया है। और रवि जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लेकिन सरकार कुछ ऐसा भी प्रयास कर रही है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड इन सबको सिंक्रोनाइज करे। तो जब ये सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जहां डबल ट्रिपल नाम है वो हटेंगे, तो आप कम से कम वोट एक जगह डाल सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी कई उदाहरण है कि लोग बिहार में भी वोट डालते हैं, फिर झारखंड में भी वोटर होते हैं, और वो वेस्ट बंगाल में भी वोटर होते हैं। और वैसे रंजन जी ने इस बात को तो स्वीकार किया कि वहां राशन कार्ड में नाम है, पर अगर ये चाहते तो वोटर भी दोनों जगह हो ही सकते थे। वहां राशन कार्ड के बिहाफ पर हो सकते थे और यहाँ ऐसे हो सकते थे। तो लेकिन ये सारी चीजें तो चलेंगी। रंजन, आपसे जमीनी तौर पर समझना कि आम जनता क्या सोच रही है। आप जिन लोगों से मिले वो किस मुद्दे पर वोट देने के लिए बात कर रहे हैं। मैं इसमें जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कंसेंसस क्या है? कार्य को वोट देंगे या योजनाओं को वोट देंगे, क्या करेंगे वो? देखिए, मैं बड़ा ईमानदारी से बता रहा हूं कि पता नहीं लोग वोटिंग क्या करेंगे, तो देखना पड़ेगा बाद में जब वोटिंग होगी। तो बिहार के लोग ना बड़ा परेशान ये हैं कि बिहार में जब हम बिहार से बाहर होते हैं तो बिहार को लेकर बड़ा लड़ते हैं, जब बिहार में जाते हैं तो बिहार को के लिए लड़ते हैं सब। क्योंकि जो बिहार के लोग हैं वो बड़ा मेहनती हैं, उनका एक टैलेंट है। आप देखिए यूपीएससी में उनका नाम होता है, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, उनका नाम आता है। वो मजदूरी में देख लिए तो मतलब देश में भी है, विदेश में भी है। जो अब देखिए विदेश में कितने हैं जो अंग्रेज के टाइम में विदेश में चले गए मजदूरी करने के लिए। पूरा पंजाब हरियाणा में जो खेती है वो बिहार के लोग कर रहे हैं। सो वो मामला है, बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार में का उद्धार हो। और ये बिहार के लोग का मुझे लगता है कि ये बताएं कि नीतीश जी का जो पहला जो था कार्यकाल था,
उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बिहार में सड़कें बड़ी अच्छी है, वो वाजपेयी के टाइम में बनी, अभी मोदी जी के टाइम बन रही है। मुझे याद है कि मेरे गांव में जब मैं बहुत छोटा था तो वहां पे एक डिस्पेंसरी थी, बाद में बंद हो गई, फिर जिसके टाइम में वो स्टार्ट हुई फिर बंद हो गई। अब लोगों को लग रहा है कि बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे नीतीश थे, लालू के टाइम में जो काम था वैसी हो रहा है, जो जगन्नाथ मिश्रा के टाइम था वैसी काम हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मैं एक वो ले रहा हूं कि प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं, जो वो बात बोल रहे हैं, लोग उससे बड़ा प्रभावित हो रहे हैं। वोट करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रभावित हो रहे हैं कि प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि वो यादव के बीच में जा रहे हैं कि भैया आप बताओ कि आपका बेटा क्या करता है, आप अपने बेटा के लिए क्या सोचते हो। लालू तो सोचते हैं अपने बेटा के लिए सीएम बनाना है, ब्राह्मणों के लिए ही बात बोलते हैं, मुसलमानों के लिए ही बोलते हैं, दलितों के लिए ही बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं। तो प्रशांत किशोर की बात को सुनी जा रही है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, ये मैं सितंबर में जो मैं दोबारा सर्वे करने जा रहा हूं तो मैं उसमें बता पाऊंगा कि क्या है। लेकिन प्रशांत किशोर को बहुत अच्छे सुना जा रहा है। प्रशांत किशोर बिहार की एकदम आवाज की तरह है। लेकिन प्रशांत किशोर के बोलने पे वोटिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि बिहार में जातिवादी जो है, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि आप बिहार में क्यों जात बोलते हो, जात तो कर्नाटक में है, वहां भी लोग लिंगायत में करते हैं, ओबीसी में करते हैं, सिद्धारमैया क्यों नहीं हटाया जा रहा है कि ओबीसी है वो। तो प्रशांत किशोर बात को बोलते हैं, वो उनका एक इतिहास है, वो चुनाव प्रबंधन का काम करते रहे। लेकिन प्रशांत को सुना तो जा रहा है, लेकिन क्या लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे ये मुझे अभी थोड़ा शक है। ये मैं सितंबर के जो मेरा सर्वे होगा उसमें बताऊंगा। जी जी, तो प्रशांत किशोर को लोग सुन रहे हैं, ऐसा रंजन का कहना है। रवि जी, वोट में तब्दील हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ये अपने आप में एक विषय है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा विषय है। जेडीयू में नीतीश के अलावा कोई लीडर है नहीं, यानी कि एनडीए के पास, क्योंकि भाजपा में कोई बड़ा लीडर अभी बचा नहीं है। मुख्यमंत्री के फेस के रूप में अगर मान लीजिए अगर एनडीए अगर कोशिश कर सकता है तो चिराग पासवान उनके पास एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन क्या नीतीश उसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश और सबसे बड़ी बात है क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया नीतीश को बिहार में राज करते हुए, चाहे वो बीच में लालू के साथ, तेजस्वी लालू के साथ मिलकर, आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई हो, चाहे भाजपा के साथ बनाई हो, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए एक लंबा अरसा हो गया। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो काम है वो लोगों के उस पर होगा, और मुख्यमंत्री का कोई और चेहरा नहीं, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, वहां पे तेजस्वी एकमात्र स्वीकार्य नेता है, कन्हैया कुमार खुद कह चुके हैं। तो आपको लगता है कि अगर जनता विकल्प सोचेगी और अगर वो आज प्रशांत किशोर को सुन रही है, तो क्या प्रशांत किशोर चेहरा बन सकते हैं, बदल सकते हैं? अब देखिए, एक झटके में तो ऐसा नहीं संभव है। आपको याद होगा रंजन जो बात कर रहे थे कि प्रशांत किशोर की बात लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो सही जमीन पर जो हालात है वो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर अपनी रैलियों में, अपनी यात्राओं में। लेकिन आपको याद होगा 2020 के चुनाव में विदेश में एक महिला पढ़कर आई थी और बिहार में उन्होंने बहुत बदलाव की और साइंटिफिक तरीके से अपनी टीम बना करके पूरा उन्होंने बिहार की यात्रा की थी, और शुचिता और विकास के नाम पर बड़ी सही बातें उन्होंने भी कही थी। लेकिन हाँ, उन्होंने भी कही थी, लेकिन बिहार की जनता ने उनको कितना सराफों पर बिठाया हम सब जानते हैं। तो देखिए, चुनाव असल में बातें सुनने भर से नहीं जीता जा सकता, ये तय है। प्रशांत किशोर, मैं तो ये भी कहूंगा कि पिछली बार की तरह चिराग पासवान आरजेडी के लिए न साबित हो जाए कहीं इस बार। और चूंकि चिराग पासवान युवा चेहरे हैं, आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत गौर से मैं सुन रहा था सुपौल में प्रधानमंत्री की जो रैली में जो संबोधन था, उन्होंने जब शुरुआती संबोधन में जो मंच पर मौजूद लोग थे उनके जब नाम गिनाए और जैसे ही चिराग पासवान का नाम लिया तो भीड़ में तालियां बहुत बहुत जोरदार एक आवाज, जो किसी और के नाम पर नहीं रिएक्ट किया भीड़ ने। तो ये ठीक है कि युवा चेहरे हैं, कोई कंट्रोवर्सी उनके इर्द गिर्द नहीं है,
परिवार का जो खाका है, पाले हैं, वो भी एकदम से स्पष्ट खिंचे हुए हैं, और एक लेगेसी है उनके पिता की बिहार की सियासत में। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव से पहले कोई इस तरह का कोई संकेत भी देना चाहेगी, और ये भी नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को भी कहीं हाशिए पर या दरकिनार करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि जो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो बातचीत सामने आती रही हैं, जो तस्वीरें कुछ कार्यक्रमों में हमने देखी हैं, उनका विश्लेषण भी सुना है, तो ये हो सकता है चुनाव बाद में एनडीए का पलड़ा अगर भारी रहता है तो फिर नीतीश को हाशिए पर रखा जाता है, या एक बार फिर से उनकी शुरुआत में कोई एनडीए में फूट ना हो तो शुरुआत में ताजपोशी करके धीरे धीरे करके उनको हटाया जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि आप शुचिता वाले मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, तमाम जो असल मुद्दे हैं, बिहार में अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव प्रचार में वो कितने ही जोर शोर से उठे, लेकिन जीत जो है जातीय मुद्दों की ही होती है। अब ये पता नहीं, रंजन वहीं के रहने वाले हैं ये बेहतर जानते होंगे। लेकिन एक प्रश्न मेरा रंजन से है, संक्षेप में जवाब दें। क्यों आपने बताया कि आपने जो सर्वे किया उसमें मुस्लिम वोटर को कैटेगराइज अलग से किया है, तो क्या वक्फ कानून जो है, नया वक्फ कानून, इसको लेकर के क्या कुछ डिवीजन जो गरीब मुस्लिम है, जो जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना से चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो मकान मिला है, या और दूसरी सरकारी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे कुछ फायदे मिले हैं, वो क्या कुछ दीवार पर बैठे हुए हैं? अभी तय हो सकता है कि एनडीए की तरफ चले जाए, क्या ऐसा लगता है? नहीं, मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि जो मुसलमानों का जो भी कार्यक्रम एनडीए का था जो आप बता रहे हैं, वो मुसलमानों के दिमाग में यह है कि ये मेरा अधिकार था, मुझे मिल गया, ये मेरा अधिकार था, जो घर मिलना था, या मुसलमानों तो है। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में अब जो है कोई शिया सुन्नी का मामला भी नहीं है। मुसलमान का वोटिंग जो है वो बिल्कुल अलग है। बस सीमांचल में बता रहा हूँ कि चूंकि वहां पे कई घराने हैं, चाहे वो तसलीमुद्दीन का परिवार हो, चाहे जो ओवैसी ने कुछ परिवार खड़ा का वो हो, उनके दो बेटों का झगड़ा हो, मुसलमान का वोट जो है वो लगभग कोई माने वक्त के नाम पे मुसलमान जो वहां पे इस मूड में है कि ये हमारे खिलाफ है, तो उस नाम पे जो तेजस्वी चाहते हैं वो हो जाएगा। अंतर यह है कि तेजस्वी यादव को, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो दिल्ली में हम काम कर रहे थे, मैं दिल्ली में भी सर्वे किया था चुनाव में, तो जब मैं आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता से मिला और उन्होंने बताया कि भैया ये ओखला में और बाकी जो मुस्तफाबाद में ये कहानियां हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ये वोट तो मुझे मिल रहा है, मुझे वहां कुछ करना ही नहीं है। तो भले चुनाव हार गई आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़ा वो थी कि मुसलमान इलाके मुझे जाना ही नहीं है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने किसी मुसलमान इलाके में कोई रैली नहीं की थी दिल्ली में। बिहार में मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो, ये एक गलती ये कर रही है कि ये वक्त के नाम पे हो, किसी नाम पे हो, ये मुसलमानों को अपने तरफ करने की कोशिश करे जो ऑलरेडी इनके साथ में। इसकी प्रतिक्रिया वहां होगी, हिंदू मुसलमान वहां होगा, और जितना ये लोग मुसलमान के लिए वक्त के लिए करेंगे वो पोलराइजेशन होगा। और आप देखेंगे कि आज जो गौरव भाटिया की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका असर होगा। और हम मेरे से एक बेतिया के कांग्रेस के नेता थे, पूर्व पत्रकार है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे साथ में काम भी किए हैं, तो मैं जी में था, आपके साथ भी काम किए होंगे। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मुझे आप सहयोग बताइए क्या करना है। तो मैंने उनको यही बोला कि आप जहां लड़ने जा रहे हैं, आप एक बार ही मुसलमानों का नाम मत लीजिए, कांग्रेस की एक तरफ है, ब्राह्मण आप हैं, आप वहां पे आ सकते हैं लड़ाई में, लेकिन मुसलमान को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी आरजेडी जाएगी तो आपको नुकसान होगा। ये पता नहीं, ना आरजेडी को पता है, ना राहुल गांधी को पता है, ये लोग वक्त पे काम कर रहे हैं, ये रैली कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इनको नुकसान होगा। कोई अतुल टैप के, हमारे टैप से, आपके टैप से लोग हों तो समझाएं भैया ये काम मत करो, इनका नुकसान होगा, ये होने जा रहा है। चलिए बढ़िया, नफा नुकसान तो राजनीति का हिस्सा, और वो लोग हमसे और आपसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि राजनीति वर्तमान समय में सेवा का तो कार्य रह नहीं गया, ये एक धंधा है, और धंधे में लोगों को भी साम दाम दंड चाहिए होता है, तो वो करेंगे।
बड़ी दिलचस्प चर्चा रही। थोड़ा समय भी ज्यादा ले लिया हम लोगों ने, लेकिन कहीं रुकने का मन नहीं था, इसलिए हम लोग रहे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम और इसको जब विस्तार देंगे, और अगर हम इसको खासतौर से जब रंजन अपने पत्ते खोलना शुरू करेंगे, तो शायद इसमें और रोमांच और रोचकता आएगी, तो हम उसका इंतजार करेंगे। जी, रंजन हमारे साथ जुड़े हैं। रंजन, आपका धन्यवाद। रवि जी, आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने। तो 25 करण बिहार का मन में आज के लिए इतना ही। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम निरंतर आपसे कह रहे हैं, आप अपना नंबर हमारे मैसेज बॉक्स में अपने क्षेत्र के साथ भेजिए। हम आपकी राय को भी जनता के सामने लाएंगे और आपके साथ बात करेंगे। नमस्कार।